हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर। आज हम HPCL का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग वी विल बी कवरिंग फ्यू टॉपिक्स, फ्यू क्वेश्चंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस, राइट। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का और उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पैटर्न हम सभी जानते हैं, एग्जाम का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे हमसे पूछे जाने वाले, दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल क्वेश्चंस। तो जनरल एप्टीट्यूड में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फ्यू क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, The distance between two stations मथुरा एंड हरिद्वार is 356 किलोमीटर। कि मथुरा और हरिद्वार के बीच में जो डिस्टेंस है वो 356 किलोमीटर का है। ट्रेन ABC एक्सप्रेस विच इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर लीव्स मथुरा स्टेशन एट 10:50 PM। तो यहाँ पे ABC एक्सप्रेस है, देखिए दो स्टेशंस हैं, ये दिस इज मथुरा एंड दिस इज हरिद्वार। मथुरा से ABC एक्सप्रेस चलती है और हरिद्वार से XYZ एक्सप्रेस चलती है। अब वो क्या कह रहे हैं, ABC एक्सप्रेस विच इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मथुरा एक्सप्रेस जो चलती है मथुरा से, उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। लीव्स मथुरा स्टेशन एट 10:50 PM। और मथुरा से हरिद्वार के लिए कितने बजे चलती है, रात को 10:50 पे। ट्रेन XYZ एक्सप्रेस विच इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर पर आवर लीव्स हरिद्वार स्टेशन एट 11:30 PM। अब जो ट्रेन आपकी हरिद्वार से चल रही है उस ट्रेन का क्या नाम है, XYZ एक्सप्रेस, और उसकी स्पीड कितनी है, 82 किलोमीटर पर आवर। और वो ट्रेन जो है हरिद्वार से रात को 11:30 बजे चलती है। एट व्हाट टाइम विल ABC एक्सप्रेस एंड XYZ एक्सप्रेस मीट ईच अदर। तो ये दोनों ट्रेनें जो हैं आपस में कितने बजे मिलेंगी, यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है, टाइम जो है वो निकालना है कि कितने बजे, राइट। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, टोटल डिस्टेंस है 356, टोटल डिस्टेंस कितना है, 356 किलोमीटर, जो कि दोनों ट्रेनों को कवर अप करना है। इससे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेन मथुरा से चल रही है वो 10:50 पे चल रही है और वही जो ट्रेन हरिद्वार से चल रही है वो 11:30 पे चल रही है। मतलब ये ट्रेन जो है ABC एक्सप्रेस, इसने सर्टेन डिस्टेंस जो है 11:30 बजे तक का कवर अप किया है। तो वो कितना डिस्टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मथुरा की ट्रेन है, ये हरिद्वार की ट्रेन है। मथुरा वाली ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और हरिद्वार वाली ट्रेन की स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर। ये 10:50 पे चलती है रात में और ये 11:30 पे चलती है। टोटल डिस्टेंस इज 356 किलोमीटर। क्योंकि ये वाली ट्रेन पहले चली है, इसको 40 मिनट्स का एडवांटेज है, इन्हें 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। डिस्टेंस कवर्ड बाय, इस ट्रेन का नाम क्या था, ABC एक्सप्रेस, और इसका था XYZ एक्सप्रेस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ABC एक्सप्रेस इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स मैंने कैसे निकाला, 11:30 में से 10:50 माइनस कर देंगे तो 40 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। इसकी पर आवर स्पीड थी 72 किलोमीटर
तो 72 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 40/60 से, क्योंकि हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आ गया 2/3, इट विल बी 48 किलोमीटर। तो ABC एक्सप्रेस ने 11:30 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, विच इज हैज टू कवर, इट इज 356 माइनस 48, ये 48 इसमें से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो कितना है अभी 308। कितना डिस्टेंस है, 308 किलोमीटर का है। अब 11:30 बजे ये भी चलेगी और 11:30 बजे यहाँ से ये भी, दोनों के टाइमिंग हमने सेम कर दिए, राइट, दोनों के टाइमिंग हमने सेम कर दिया। हमें टाइम टेकन निकालना है, सो टाइम टेकन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ही ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग जाएगा। और रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या कहते हैं, जब दो ट्रेनें जब ऑपोजिट डायरेक्शन में या दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगी, डिस्टेंस इज 308 किलोमीटर और स्पीड विल बी ऐड होगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड का लगेगा 72 + 82, तो 308/154 आपका आ जाएगा 2 आवर्स। तो 11:30 बजे अगर ट्रेन जो है निकली है स्टेशन से और आपस में मीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स का। तो आपस में दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, 11:30 में 2 आवर्स ऐड कर देंगे, इट विल बी 1:30 एंड आंसर विल बी इन AM। रात के 1:30 बज जाएंगे, राइट। तो कितने बजे मिलेंगी दोनों ट्रेनें, 1:30 पे। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इट इज ऑप्शन A 1:30 AM, राइट। कितना आया, 1:30 AM इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मर्चेंट मार्क्ड हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। एक व्यापारी है जो अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा पे बेचता है। उसका मतलब प्राइस जो है 20% ज्यादा मार्क कर देता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए तो उसने कितना कर दिया, उसका 20% और बढ़ा दिया, तो 100 रुपए का 20% इज ₹20। तो कितना हो गया मार्क प्राइस, 120। मार्क प्राइस बेसिकली इट इज अ प्राइस विच इज प्रिंटेड ऑन दी प्रोडक्ट। ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% और 5% का डिस्काउंट जो है कस्टमर को ऑफर करता है। Seeing poor results, he again offered 8% डिस्काउंट। अब उसने क्या देखा कि जो है कस्टमर उसका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो उसने क्या किया, एक और डिस्काउंट उसने ऑफर कर दिया 5% के ऊपर 8% का। एंड नोटिस अ ग्रोथ इन सेल्स, और उसने देखा कि अब उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। हिज प्रॉफिट विल बी, उसका प्रॉफिट जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते कि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है। पहले मार्क प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस का 20% एक्स्ट्रा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो मार्क प्राइस कितना था, 120 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस पे आते हैं। 120 पे पहले उसने कस्टमर को 5% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट माइनस करते हैं हमेशा 100 में से। फिर उसने 8% का डिस्काउंट दिया, तो ये कितना आ गया, 120 इंटू 95/100 इंटू 92/100। कैंसिल कर लीजिए। सो इट विल बी, जब आप 6 को 19 को और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 104.88 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 104.88। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया।
अब प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 100 रुपए की चीज उसने खरीदी है, बेच कितने में रहा है, 104 रुपए 88 पैसे में। तो देखिए जनरली प्रॉफिट अगर दिया होता तो हमें रुपीज में निकालना होता, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारे परसेंटेज में, मीन्स हमें जो है प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोली गई है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। So selling price is 104.88 minus 100 by 100 multiply by 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 104.88 में से जब आप 100 माइनस करेंगे तो इट विल बी 4.88। ये हमारी क्या आ गई, प्रॉफिट परसेंटेज। इट इज 4.88%, ऑप्शन 1, राइट। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। तो सिंपली हमें पहले मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। जब हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा उसके बाद ही हम प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाएंगे। ये ध्यान दे दीजिएगा एग्जाम में कि आपसे जो प्रॉफिट पूछा गया है या इनकेस लॉस भी पूछा गया तो उसके जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो किस में, इज इट इन परसेंटेज और इन रुपीस। अगर रुपीस में होगा तो सिंपल आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देना, आपका सीधा सीधा जो है प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे और उसके बाद उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो वेरियस मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, हमें क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अ एग्ज़ाम ऑफ HPCL, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे जो है एग्ज़ाम PSUs कंडक्ट कराते हैं और सभी में जनरल एप्टीट्यूड जो है वो मस्ट है। तो एक साथ आपके कई सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है जब आप जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 10 years ago a man is 6 times as old as his daughter। 10 साल पहले एक व्यक्ति जो था, एक मैन जो था, वो अपनी डॉटर से कितना बड़ा था, 6 टाइम्स उसकी एज थी। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट एज जो है वो उस मैन की और डॉटर की क्या है। तो लेट इट बी, मैन की प्रेजेंट एज ले लीजिए m और डॉटर की ले लीजिए d। लाइन बाय लाइन इसकी स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो इजी रहेगा इसको सॉल्व करना। तो 10 साल पहले अगर प्रेजेंट एज मैन की m है तो 10 साल पहले कितनी होगी, m माइनस 10, और डॉटर की कितनी होगी, d माइनस 10। 10 years ago a man is 6 times as old as his daughter, कि मैन जो था वो अपनी डॉटर से कितना बड़ा था, 6 टाइम्स बड़ा था। ये आ गई, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो यहाँ आपका आया m माइनस 10 इक्वल्स टू 6d माइनस 60। तो m की एज कितनी आ जाएगी, 10 जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6d माइनस 60 प्लस 10, इट विल बी 6d माइनस 50। तो m की एज प्रेजेंट कितनी आ गई, m की प्रेजेंट एज आ गई 6d माइनस 50। अब देखिए आगे हमसे क्या बोला है, 3 years hence thrice his age will be equal to 5 times of his daughter's age। 3 years hence मतलब 3 साल के बाद, जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 years ऐड कर देंगे। 3 साल के बाद मैन की एज प्रेजेंट m है और डॉटर की d है, दोनों में 3 ईयर प्लस कर दीजिए। थ्राइस हिज एज, जो मैन है उसकी एज का 3 टाइम्स विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, डॉटर की एज का 5 टाइम्स के इक्वल होगा।
ये हमारा हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हमारा आ गया 3m + 9 और ये हमारा आ गया 5d + 15। 3m = 5d + 6m = 5d + 6/3। ये आ गया। दोनों तरफ हमारी मैन की प्रेजेंट एज निकल गई। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल कर लीजिए इस तरीके से। 6d - 50 = 5d + 6/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 18d - 150 5d + 6। 5d जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 18d - 5d is 13d और 150 + 6 is 156। तो d = 156/13 = 12। तो डॉटर की एज कितनी आ गई, 12 ईयर्स आ गई। हमें क्या निकालना था, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, कि डॉटर की प्रेजेंट एज निकालनी थी। तो हमारी डॉटर की जो प्रेजेंट एज आई इट इज 12 ईयर्स, ऑप्शन 3। मैन की निकालनी होती तो डॉटर की आपकी निकल गई है किसी भी इक्वेशन में, ईदर इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी आप जो है डॉटर की एज को पुट करेंगे तो आपको मैन की एज मिल जाएगी। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां दिया है, राम एंड श्याम आर वर्किंग इन एन IT कंपनी विद सैलरीज ऑफ ₹23,500 and ₹32,500 रिस्पेक्टिवली। राम और श्याम जो हैं दोनों ही एक IT कंपनी में जॉब करते हैं। राम की जो सैलरी है वो 23,500 है और वहीं श्याम की सैलरी 32,500 है। The chairman of the company wishes to give increment of 6% proportional to their salary। अब जो चेयरमैन है कंपनी का वो उन्हें 6% का इंक्रीमेंट देना चाहता है उनके सैलरी के प्रोपोर्शन में। द न्यू सैलरी विल बी इन द रेशियो ऑफ, तो जो नई सैलरी होगी उसका क्या रेशियो होगा, न्यू सैलरी का रेशियो क्या होगा। तो राम बाय श्याम कर दीजिए। राम की सैलरी 23,500 थी, 6% बढ़ेगी मतलब 106%, और वहीं श्याम की भी 6% बढ़ेगी। तो देखिए दोनों में 106/100 सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 23,500 32,500। जो जहां तक रिड्यूस हो सकता है इन नंबर्स को रिड्यूस कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 से जो है रिड्यूस हो सकते हैं, इट विल बी 6 and 65 47। तो हमारा क्या है 47/65। तो न्यू रेशियो क्या होगा सैलरी का, 47/65। तो ऑप्शन देख लेते हैं आगे। यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है, 47/65। तो सिंपल सा रेशियो फाइंड आउट करना था। सैलरी में जितना % इंक्रीमेंट दे रहे हैं वो कर दीजिए मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो है जो चीज कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर दीजिए। Now the question number 5, it is of data interpretation। बार ग्राफ में यहाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, study the given chart and answer the question that follows। Find the ratio between the difference of rice in Andhra Pradesh and Telangana to that of difference of wheat in Karnataka and Andhra Pradesh। रेशियो फाइंड आउट करना है। पहले हम चार्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन दी है किस किस की, व्हीट की, राइस की और कॉटन की। ब्लू कलर से आंध्र प्रदेश को हाईलाइट किया है, इट इज आंध्र प्रदेश। तेलंगाना को ऑरेंज कलर से और कर्नाटका को ग्रे कलर से, राइट। इस तरीके से ये हमारे पास
दी हुई है फिगर्स, ठीक है, और उसके ऊपर उसके नंबर्स लिखे। अब उसने क्या बोला, रेशियो किसका निकालना है, डिफरेंस ऑफ राइस इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो प्रोडक्शन है राइस का, उसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आंध्र प्रदेश का है यहाँ 60 और तेलंगाना का है 45। राइस बाय व्हीट का हमें फाइंड आउट करना है। तो आंध्र प्रदेश का था 60 माइनस तेलंगाना का 45, और किससे निकालना था, व्हीट से। व्हीट किसका क्या देखना है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका दिस एंड आंध्र प्रदेश दिस। तो कर्नाटका कितना था 37 और आंध्र प्रदेश था 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे 15/12, दोनों ही 3 के टेबल से कैंसिल होते हैं, 5/4 या 5:4। आंसर क्या आएगा 5:4 या फिर 5/4। तो ये हमें यहाँ पे रेशियो में ही दिया आंसर। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर, 5:4। तो यहाँ पे तो सिंपली हमें जो है डाटा ही चेक करना होता है कि क्या हमें डाटा में गिवन है, और उन वैल्यूज को पुट करके हम लोग सीधा सीधा निकाल लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे। एन ऑटोमोबाइल एक्सेसरी कॉस्ट ₹5,825 की एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरी है जिसकी कॉस्ट कितनी है 5,825 है। अ कस्टमर रिक्वेस्टेड अ डिस्काउंट ऑफ 18% इन एडिशन टू द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑलरेडी ऑफर्ड बाय द मर्चेंट। अब जो कस्टमर जो है वो मर्चेंट से कहता है कि आप जो ये 5% दे रहे हो मुझे डिस्काउंट, इसके अलावा मुझे 18% डिस्काउंट और चाहिए है। I want extra discount of 18% other than this 5% of discount। इस 5% के अलावा मुझे और 18% का डिस्काउंट चाहिए। The cost of the accessory after these discount will be। तो अब क्या कॉस्ट होगी जो कस्टमर को पे करनी होगी इतना डिस्काउंट लेने के बाद, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इट इज ऑफ 5,825। कस्टमर को जो मर्चेंट है वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 5/100 कर देंगे। उसके बाद कस्टमर ने कहा मुझे 18% और चाहिए है, ठीक है ना, जो प्राइस आप ले रहे हो उस पर 18% और चाहिए, तो 100 में से 18% और माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, 95/100 इंटू 82/100, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 4,537.675 रुपीज। तो जो प्रोडक्ट 5,825 का था, आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 18%, हाउ मच कस्टमर हैज टू पे, इट इज ₹4,537.625। तो वो प्रोडक्ट उसे कितने का पड़ा 4537.675 का। ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, तो इट इज ऑप्शन 3। आंसर क्या आएगा ऑप्शन 3। ये ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट के केस में हमेशा जो है 100 में से आपको डिस्काउंट का जो परसेंटेज है दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द परसेंटेज 16:2/3 इज। क्या परसेंटेज से इसकी जो है रेशियो होगी, तो मैक्सिमम परसेंट कैंडिडेट्स कितना होता है 100 होता है, तो डिनोमिनेटर में 100 ले लेंगे। इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी 50/3, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 1/2, तो ये कितना आ गया 1/6 मीन्स 1:6, 1:6, 1/6, ऑप्शन 3, 1/6 और यू कैन से 1:6। तो बहुत ही सिंपल सा था, इसमें तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना था, 100 से जो है परसेंटेज को, जो गिवन परसेंटेज थी उसे डिवाइड करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
A, B and C are trains traveling from Delhi to Ahmedabad at speeds of 45 km per hour, 55 km per hour and 61 km per hour in 3 hours, 2 hours and 1 hour. Respectively, their average speed is. अब 3 ट्रेनें हैं जो दिल्ली से अहमदाबाद जा रही हैं, राइट? ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन सी। ट्रेन ए की स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की है, ट्रेन बी की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की और ट्रेन सी की कितनी है? 61 किलोमीटर की। ट्रेन ए 3 घंटा लगाती है, ट्रेन बी 2 घंटा लगाती है और ट्रेन सी 1 घंटा जो है, मतलब नॉट लगाती नहीं है, मतलब 1 घंटा ट्रैवल करती है। आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? तो ट्रेन ए की जो स्पीड है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कैंडिडेट? इट इज स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन ए की स्पीड है 45 और वो 3 आवर्स ट्रैवल कर रही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ट्रेन बी की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है, वो 2 आवर ट्रैवल कर रही है और ट्रेन सी की जो स्पीड है वो 61 है और वो 1 आवर ट्रैवल कर रही है। टोटल टाइम टेकन में कितना टाइम लगा है? 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 फाइंड आउट कर लीजिए। 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, ये आपका आ गया 110, ये आ गया 61/6। इन सब वैल्यूज को प्लस कर लीजिए, तो यहाँ आया 6 0 1 सेकेंड 306/6। तो 306 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 51 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी है तीनों ट्रेन्स की? इट इज 51 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन 4, 51 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, what annual installment will discharge a debt of rupees 1431 due in 3 years at 6%? ठीक है, तो अमाउंट कितना हमें पे करना है? 1431 पे करना है। टाइम हमें दिया है 3 इयर्स का और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 6% का। तो और यहाँ पे हमें क्या करना है? बेसिकली एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने की होगी। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय n। n मल्टीप्लाई बाय n लिख सकते हैं या फिर आप उसको जो है t भी लिख सकते हैं, t इंटू 100 प्लस t मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय n - 1/2। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दीजिए यहाँ पे। अमाउंट हमारा कितना था? 1431 मल्टीप्लाई बाय 100। टाइम कितना था? 3 था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6। n - 1 is 2, n not n, it will be 3, sorry t, it will be t। तो t कितना था? 3 था, 3 - 1 is 2, तो 2/2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा आया 1431 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितना आया? 3 × 100 is 300, 3 × 6 is 18, तो 300 प्लस 18 is 318। अब जो चीज़ आपकी कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो इसे यहाँ 3 से हम कैंसिल करेंगे तो इट इज़ 106, इट विल बी 4 7 7
और उसके बाद आप इसको जो है करेंगे, जब पूरा सॉल्व करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 106 से, व्हेन यू विल डिवाइड इट, सो यू विल गेट 450। तो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा? 450 रुपीज़ आपको जो है एवरी टाइम यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 450। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, 450 रुपीज़। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, अदरवाइज इट्स अ वेरी लेंदी मेथड, बड़ा लंबा सा होता है, तो इसको ध्यान रखिए इस फॉर्मूला को, दैट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, दो नंबर हैं और वो नंबर्स किस में? रेशियो में 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 45, देन द सम ऑफ दोज नंबर इज, उन दोनों नंबर्स का सम जो होगा वो कितना होगा? तो पहले तो हम जो है फाइंड आउट कर लें कि ये नंबर एक्चुअली क्या है, कितने नंबर हैं। यहाँ तो हमें जो नंबर दिए हैं वो रेशियो में दिए। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सिंपल एलसीएम करने का क्या तरीका होता है हम लोगों का, कि जो भी नंबर्स हैं अगर मान लीजिए कि वो किसी से डिविजिबल नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर क्योंकि रेशियो में है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x कर देते हैं इसको। ठीक है ना, हमें तो पता नहीं कि वो x की वैल्यू का है, और इक्वल्स टू 45, तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारी 3। ठीक है, इट वॉज 3x, इट वॉज 5x, तो 3x प्लस 5x कितना होगा? हमें सम फाइंड आउट करना है, 8x होगा। x की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। आंसर विल बी 24, ऑप्शन 2। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली यही करना है कि आपको जो भी नंबर जो दिए हुए हैं रेशियो में, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सम निकालना था तो मैंने क्या किया, 3x प्लस 5x, 8x कर दिया और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। डिफरेंस होता तो 5x माइनस 3x करती, 2x आता और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती तो 6 आ जाता। तो इसी तरीके से इनको हमको सॉल्व करना है। तो आपने देखे ये 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से थे। फोकस कीजिए उन टॉपिक्स में जिसमें प्रॉब्लम आती हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, भले ही वो आपके जो है अभी तो जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ HPCL स्पेसिफिक है, इसके अलावा भी हम जो अदर एग्जाम्स के लिए भी जो जनरल एप्टी के जो वीडियोस शेयर करते हैं उनको पूरा देखें शुरू से लेकर के आखिर तक, क्योंकि सभी एग्जाम्स में जैसा कि मैंने बोला कि जो सिलेबस है वो सेम ही है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन सब में आपका जनरल एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इनका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल जो होता है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, अपनी स्पीड पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द टाइम ऑफ एग्जाम यही तीनों चीज़ें आपके साथ काम आएंगी। और इन तीनों को बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्योंकि उतने समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सोचें कि क्या फॉर्मूला लगना है, क्या था वो। उस समय हमें रिकलेक्ट जो है ये नहीं होना चाहिए कि हम उसे रिकलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला 30 to 40 सेकंड्स होते हैं। तो उसी 30 to 40 सेकंड्स में हमको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वो आपका कब आएगा? जब आपकी स्पीड होगी, कंसेप्ट में क्लियरिटी होगी। और कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू practice more and more, as well as revise the formulas on daily basis. So good luck candidates, stay tuned to the GATE Forum Kanpur GATE Flyer.